क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 12 ऊष्मागतिकी को लेकर आए हैं और इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं सही विकल्पों का चयन करना, जोड़ियां बनाना और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इन्होंने दिया है कि समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो स्टूडेंट्स, जो आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। और स्टूडेंट्स, एक बात और हम आपको बताएं कि समतापी प्रक्रम में जो ताप है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है ना। तो जब स्थिर रहता है तो आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो सा है या सी नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी रुदोष्म प्रक्रम के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा प्रक्रम की बात कर रहे हैं? रुदोष्म प्रक्रम। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि रुदोष्म प्रक्रम में जो ऊष्मा होती है डेल क्यू, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, जीरो होती है, नियत होती है। तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। और आप जो पहला इक्वेशन ऊष्मागतिकी का पहला समीकरण है उसका फार्मूला जरा याद करें तो डेल क्यू बराबर क्या होता है? डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अब डी क्यू की वैल्यू अगर आप यहाँ ज़ीरो रख देंगे, डी क्यू की वैल्यू क्या रख देंगे? ज़ीरो रख देंगे स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? यहाँ ज़ीरो रखेंगे आप। तो देखो यहाँ ज़ीरो रखने पे कौन सा इक्वेशन यहाँ बन रहा है? आपका डी नंबर का बन रहा है दा। इसका आंसर सही है। समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चंस में भी मैंने इस पर चर्चा की कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो नहीं बदलती है, नियत रहती है। तो इसका आंसर सी सही है स्टूडेंट्स। चलिए चौथा देखते हैं। रुदोष्म प्रक्रम में नियत रहता है। तो रुदोष्म प्रक्रम में नियत कौन रहता है? ऊष्मा नियत रहती है, ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका आंसर दा सही है स्टूडेंट। समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम में आती है। समतापी अवस्था जो आदर्श गैस को आप ऊष्मा दे रहे हैं वो बाह्य कार्य करने में यूज की जाती है, उपयोग की जाती है। ताप बढ़ाने में बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ताप तो नियत रहता है। यहाँ फिर ताप बढ़ाना जोड़ दिया है तो भी ये गलत हो गया। आंतरिक ऊर्जा में बढ़ाने तो आंतरिक ऊर्जा भी नियत रहती है स्टूडेंट्स, इसलिए बाह्य कार्य करने में आंसर सही है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निकाय को 300 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है, उसके द्वारा 600 जूल कार्य किया जाता है। तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? हमें ये ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या क्या वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं। आपके पास डेल क्यू बराबर कितना दिया है, ये वैल्यूज इसको आप करके देखना। डेल क्यू बराबर कितनी दी है? 300, ठीक है, कैलोरी। अब कैलोरी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? जूल में। तो स्टूडेंट्स इसमें जूल में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको ध्यान रखें कि एक कैलोरी बराबर जो कितना होता है इसमें 4.18 जूल। तो इसको यहाँ आप मल्टीप्लाई करके इसे कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका यहाँ वैल्यू जो डेल क्यू की आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब ये आएगी 1254 जूल। ये जूल में हो गया। कार डी डब्ल्यू बराबर आपको दे रखा है, कितना दिया है? 600 दिया है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करना है इसमें, ये आपका जो पहला इक्वेशन है आप उसको यूज़ यहाँ पे कीजिए और आपका आंसर आएगा, ठीक है, 654। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसके देखते हैं मैचिंग देखते हैं स्टूडेंट। ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण है, ऊष्मागतिकी का पहला समीकरण जो दिया है वो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, डेल डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। चक्रीय प्रक्रम में प्रथम नियम का समीकरण क्या होगा स्टूडेंट? तो चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है स्टूडेंट? डी यू की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो जीरो हो जाती है। चक्रीय प्रक्रम में डी यू की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो इसका जब आप डी यू का मान जीरो रखोगे तो डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा ये होगा। इसको अपन दूसरा नंबर डाल दें, ये आपका पहला नंबर का हो गया, ये दूसरे का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या दिया? रुदोष्म प्रक्रम में
प्रथम नियम का समीकरण। तो हृदोष्म प्रक्रम में हमने आपको बताया है कि क्या होता है हृदोष्म प्रक्रम में, बोलिए। हृदोष्म प्रक्रम में डी क्यू का जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। हमने अभी ऊपर भी बताया था, जब डी क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर डी यू बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस डी डब्ल्यू। तो इसे आप थर्ड नंबर का कर दीजिए। समदाबी प्रक्रम में, समदाबी प्रक्रम में प्रथम नियम का समीकरण क्या होगा स्टूडेंट्स? तो समदाबी प्रक्रम में प्रथम नियम का समीकरण होता है डी यू बराबर निकालना है तो डी क्यू, ये आपका होगा का नंबर का फोर्थ समीकरण। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या बचा समतापी प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में प्रथम नियम का समीकरण समतापी प्रक्रम में तो कितना बनेगा? समतापी प्रक्रम में जो डी यू है वो 0 हो जाएगी। जब डी यू आपकी 0 हो जाएगी तो फिर आपको पास कितना आंसर आएगा, बोलो। समतापी प्रक्रम में डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू आएगा, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। तो आप इसको ठीक कर लीजिए, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू इसको कर देते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो ये आपका कौन सा हो गया, 5 नंबर का हो गया स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आई होंगी मैचिंग्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो समतापी परिवर्तन में किए गए कार्य का मान W बराबर क्या होता है? तो कार्य का मान कितना होगा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, RT log E बेस V2 अपॉन V1। कई डेरिवेशन में आप इस्तेमाल करेंगे इसको, दिए गया कार्य। ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण डी क्यू बराबर क्या लिख देंगे आप, डी डब्ल्यू प्लस डी यू, आंतरिक ऊर्जा और कार्य। समतापी परिवर्तन में क्या नियत रहता है भाई, समतापी परिवर्तन में ताप नियत रहता है, तो यहाँ आप क्या कर दें, ताप लिख दें। हृदोष्म प्रक्रम में क्या नियत रहता है स्टूडेंट्स, ऊष्मा नियत रहती है, तो आप यहाँ ऊष्मा लिख दीजिए। हृदोष्म परिवर्तन में किए गए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये होता है W इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 और T1 माइनस T2 स्टूडेंट्स। तो आपको ये इस्तेमाल करना है। कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, हम निकाल चुके हैं, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 स्टूडेंट। अब पीबी आरेख में आयतन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल किसको व्यक्त करता है स्टूडेंट्स, कार्य को व्यक्त करता है, ध्यान रखना है। समदाबी है ना, समदाबी प्रक्रम में डेल पी क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा, नियत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप ये फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हो जाते हैं। और आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।